नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ क्लास को शुरुआत करते हैं जिसका नाम है चेंज ऑफ स्टेट या फेज चेंज। हम लोग का चैप्टर चल रहा है हीट ट्रांसफर या हीट फ्लो, जिसमें अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं हीट ट्रांसफर की डिफिनीशन, कैलोरी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फेज चेंज या चेंज ऑफ स्टेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके छोटे छोटे टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे और सब के सब लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन देखते हैं। फेज चेंज या चेंज ऑफ स्टेट मीन्स अवस्था परिवर्तन, मतलब कि किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन फेज चेंज कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए। जब कोई पदार्थ किसी निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होता है उसे फेज चेंज या चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है, when a substance when a substance changes from one state to another state। स्टेट मीन्स यहाँ पर प्रदेश की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर स्टेट मीन्स अवस्था की बात हो रही है। अनदर स्टेट एट ए गिवन टेम्परेचर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। जो गिवन टेम्परेचर होगा वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। एट ए गिवन टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज फेज चेंज या चेंज ऑफ स्टेट। या देखिए दोस्तों, अगर ये छोटा छोटा दिखाई दे रहा हो तो आप इसको फुल स्क्रीन में करके आप थोड़ा सा हल्का सा जूम करेंगे तो एकदम क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, ये अगर इंग्लिश में कोई दिक्कत हो रहा है तो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। जब कोई पदार्थ किसी निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन होता है उसको हम लोग कहते हैं अवस्था परिवर्तन या फेज चेंज। ठीक है, नियत ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन को अवस्था परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। छोटे छोटे टॉपिक है तो नोट बनाते चलिए, बहुत ही काम देगा आगे आपको रिवीजन करने में। ठीक है, तो ये रहा डेफिनेशन। अब इसमें हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। इसी में आगे हम लोग लेटेंट हीट अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब क्या चीजें हैं एक एक करके देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिए मेल्टिंग। अब देखिए, मेल्टिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि मेल्टिंग क्या होती है। ठीक है, मेल्टिंग को हिंदी में कहते हैं गलन। अब देखिए, मेल्टिंग पॉइंट जब होगा तो वो गलनांक होगा। ठीक है, तो डिफिनीशन मेल्ट वो कर रहा है, इसका मतलब कोई सॉलिड जो है वो मेल्ट कर रहा होगा। ठीक है, व्हेन ए सॉलिड
इज कन्वर्टेड into लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। ठीक है, या जब कोई ठोस किसी लिक्विड में बदलता है, जब कोई ठोस पदार्थ लिक्विड अवस्था में परिवर्तन होता है उसे गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, व्हेन ए सॉलिड is converted into liquid is known as melting। हिंदी में लिख लीजिए, जब कोई ठोस पदार्थ लिक्विड पदार्थ में या लिक्विड अवस्था में बदलता है उसे हम लोग गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। इसको हिंदी में कहते हैं गलनांक। ठीक है, अब जब ये बात होगी तो डिफिनेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। देखिए, व्हेन ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड at a certain temperature या at a given temperature या at a constant temperature is known as melting point। When a solid is converted into liquid at a certain temperature निश्चित, अब हमने लिख दिया एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। जब कोई ठोस पदार्थ किसी निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से लिक्विड अवस्था में बदलता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब जैसे अगर यहाँ पर एग्जांपल हम ले लें, अभी फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ लें, फिर एक साथ दोनों हम देखते हैं। वहां पर आइस, मान एग्जांपल हम ले चलेंगे आइस। आइस हमारा क्या है, ठोस है। अगर हम उसमें हीट सप्लाई करें तो वो कन्वर्ट हो जाए किस में, लिक्विड में। तो ठोस कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट हो सकता है किस में, वापस तो सॉलिड में, तो वो कहलाता है फ्रीजिंग। तो ये डिफिनेशन आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा लेते हैं। हेडिंग डालिए फ्रीजिंग। तो छोटे छोटे टॉपिक है, इसको थोड़ा हम लोग जल्दी करेंगे। फ्रीजिंग, हिंदी में इसको कहते हैं हिमायन। अब इसमें क्या होगा, फ्रीजिंग मतलब जम रहा होगा। व्हेन ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड इज नोन एज फ्रीजिंग। व्हेन ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू solid is known as freezing। ठीक है, जब कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हिमायन कहते हैं, मतलब फ्रीजिंग कहते हैं। अब यही डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। देखिए क्या बदल जाता है इसमें, फ्रीजिंग पॉइंट, इसको तब भी क्या कहेंगे हम लोग, हिमांक। ठीक है, व्हेन ए सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट ए सर्टेन टेम्परेचर, किसी निश्चित ताप पर जब कोई लिक्विड ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक कहते हैं। व्हेन ए लिक्विड is converted into solid
at a certain temperature. When a liquid is converted into solid at a certain temperature, certain temperature means निश्चित ताप, जिस निश्चित ताप पर कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं. जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हिमांक मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. ठीक है, ये रहा आपका डिफिनीशन. अब हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पढ़ लिए. अब यहाँ पर एग्जांपल लेंगे हम लोग आइस, इसको देखते हैं क्या क्या चीजें होती है. ठीक है, आइस और इधर हमने लिख दिया वाटर. ठीक है, यहां पर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर भी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ये तभी संभव है कहा जाए अगर कि आइस से हमको बनाना है वाटर. ठीक है, वाटर यहां पर समझिएगा कि लिक्विड अवस्था में है. और एक कंडीशन है, जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है, ये जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो है वायुमंडलीय दाब पर. ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब मतलब P एटमॉस्फेरिक, एटीएम केवल हमने लिखा है, P एटीएम मतलब P एटमॉस्फेरिक. वायुमंडलीय दाब कितना होता है 101.325 किलो पास्कल. ठीक है, अब देखिए हम इधर से भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी आ सकते हैं. तो आप सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला एरो देखते हैं. इसमें वो कह रहा है आइस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में. तो मतलब सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, और यहाँ पर ये भी लिख लीजिए थोड़ा सा और आसान हो जाए. सॉलिड और ये क्या है, लिक्विड. ठीक, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में. तो क्या हो रहा होगा, ये मेल्टिंग हो रहा होगा कि क्या हो रहा होगा, मेल्टिंग. मतलब कि ये है मेल्टिंग और ये क्या है, अब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो ये क्या है, फ्रीजिंग. किस तापमान पर हो रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसी क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट. तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. कंडीशन रहेगी प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 वायुमंडलीय दाब. ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर ही ये संभव है. तो अब देखिए जब यहां पर इस दौरान टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है. टेम्परेचर भाई आप यहां से हीट देना स्टार्ट किए आइस को हीट देना स्टार्ट करें, क्या तुरंत पूरा का पूरा बर्फ पानी बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ टाइम लगता है. लेकिन जितनी देर तक आप हीट देते रहे, जब तक कि पूरा बर्फ पानी में नहीं बदल जाता है, तब तक आप अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं, उस दौरान तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, रहता है हमेशा कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आखिर जो हम लोग हीट दे रहे हैं वो जा कहाँ रही है, ठीक है, कहाँ जा रही है भाई. तो थोड़ा सा बस ऐसे देख लीजिए. मान लीजिए हमने कहा कि जो आइस है, ऐसे हमने देखिए उसका स्ट्रक्चर कुछ और होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे. एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, जैसे ये मान लीजिए मॉलिक्यूल ऐसे एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे लिक्विड में बदल चुका होगा पानी, वो भी होगा. अगर हमने कहा कि ये सॉलिड है हमारा, ठीक, हमको इसको अलग अलग करना है, सारे मॉलिक्यूल को अलग अलग करना है, तो हमने यहाँ क्या किया, हीट सप्लाई किया. क्यों हीट सप्लाई क्यों करेंगे, तो जब तक पूरा बर्फ पानी में नहीं बदल जाएगा
तब तक इसका तापमान कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब जो हीट दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, किसके बीच में, मॉलिक्यूल के बीच में, अणुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतर आणविक बल, उसको ब्रेक करने में ये हीट जो है कंजम्पशन होता जाता है, खर्चा होता जाता है, और जैसे जैसे तोड़ता जाएगा वो उसकी इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा जो हीट है वो कहां पर यूज हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को, जो बॉन्ड बने हुए उनको ब्रेक करने में हमारी हीट यूटिलाइज होती है। तो ये अभी आगे हम लोग लेटेंट हीट पढ़ते वहां पर देखते हैं। तो यहाँ पर समझ में आया। तो मेल्टिंग अगर यहाँ पर देखा जाए तो अब देखिए एक टर्म आ रहा है लेटेंट हीट, ठीक है, उसको भी हम लोग आगे भी देखते हैं। तो सबसे पहले तीसरा डिफिनेशन लिख लेते हैं, तो वहां पर लेटेंट हीट की बात करते हैं। ये पॉइंट समझ में आएगा नहीं, हमारा दो चीज पढ़ा हम लोग, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट, तीसरा हेडिंग डालिए बॉइलिंग। अभी फिर इसको हम लोग देखते हैं, पहले डिफिनेशन पढ़ लेते हैं तब। ठीक है, बॉइलिंग हिंदी में कहते हैं क्वथन। ठीक है, when a liquid is converted into vapor is known as boiling. When a liquid is converted into vapor is known as बॉइलिंग। मतलब जब कोई लिक्विड गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। अगला डिफिनीशन है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, बस आप लिख दिए, आप तो सब डिफिनीशन लिख लेंगे। व्हेन ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर at a certain temperature, certain temperature मतलब निश्चित ताप, जिस निश्चित ताप पर कोई लिक्विड गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सर्टेन टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट उसे हम लोग कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, ये रहा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनीशन। यहाँ पर लिख लीजिए, जिस निश्चित ताप पर कोई लिक्विड ठोस गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस निश्चित ताप पर कोई लिक्विड गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये रहा डिफिनेशन। अब हेडिंग डालिए लेटेंट हीट। ठीक है, तब हम लोग इसको और अच्छे से, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ होती है उसको हम लोग देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंफ्यूजन रहता है। लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। ठीक है, स्टार बना लीजिए इसके ऊपर। तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी, गुप्त उष्मा। अब देखिए ये दिखाई नहीं दे रही लेकिन इसका काम होता है, काम करता रहता है। तो डिफिनीशन लिखते हैं पहले फिर समझते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या हीट रिक्वायर्ड मतलब हीट सप्लाई करें, या रिजेक्ट भी किया जा सकता है, या reject the amount of heat required or reject
ड्यूरिंग the amount of heat required या reject during phase change during phase change at constant temperature ब्रैकेट में हमने लिख दिया T बराबर कांस्टेंट पर केजी। अब देखिए इसको देखते हैं क्यों कहा गया पर केजी है। पर केजी ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है, किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, किसी निश्चित ताप पर किसी, या ये कहिए किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित ताप पर जिस पदार्थ से में ऊष्मा सप्लाई की जाए या ऊष्मा निकाली जाए, कितना पर केजी ऑफ ए सब्सटेंस मतलब यूनिट मास। तो जितनी ऊष्मा निकाली जा रही है या रिजेक्ट की जा रही है वो कहलाता है लेटेंट हीट। मतलब कहने का ये फेज चेंज के दौरान जो भी हीट सप्लाई किया जा रहा है या रिजेक्ट किया जा रहा है वो क्या कहलाता है लेटेंट हीट। ठीक है, तो हिंदी में आप लोग लिख लीजिएगा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड और रिजेक्ट ड्यूरिंग फेज चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर केजी। ठीक, या पर ग्राम भी हो सकता है, कोई वो नहीं है, पर केजी पर ग्राम। ठीक है, पर ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज लेटेंट हीट। वैसे यहाँ पर ग्राम ही लिखिए क्योंकि हम लोग अभी जो लिखेंगे वैल्यू पर ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज लेटेंट हीट। अब देखिए अभी हम लोग जो 3 डिफिनेशन लिखे थे, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, उसमें ये चीज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा लेटेंट हीट, दिखती नहीं है लेकिन ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उनको अलग अलग करता रहता है, जिससे हमारे बॉन्ड सारे ब्रेक कर जाते हैं और हमारा एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देखा था मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और इधर हमने लिख दिया फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, एग्जाम्पल हमने ले लिया वाटर या ये कहिए आइस। मेल्टिंग, यहाँ हम मेल्टिंग की बात करेंगे तो मेल्टिंग क्या हो रहा है, कोई सॉलिड मेल्ट करके किस में बदल रहा है, लिक्विड में। तो हमने कहा कि जो हमारा आइस है ये कौन सा फेस होगा, इसका सॉलिड होगा। ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर में। किस तापमान पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये कहा गया फ्रीजिंग पॉइंट। जिस तापमान पर कोई ठोस लिक्विड अवस्था में बदलता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हीट सप्लाई किया जा रहा होगा। तो ये हीट सप्लाई जो किया गया कहाँ गया, अभी हम लोग देखे थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो हमारे बल है उनको न्यूट्रलाइज करने में, उनको ब्रेक करने में हमारा हीट कंजम्पशन होता है। तो इस दौरान जो हीट सप्लाई किया जा रहा है या हीट रिजेक्ट किया जा रहा है, देखिए ये मेल्टिंग है ना, हाँ ठीक है। तो Q बराबर क्या ये फार्मूला लगेगा, Q बराबर mc डेल्टा टी। क्या ये लगा सकते हैं हम लोग, नहीं लगा सकते। क्यों कि जब तक ये पूरा का पूरा आइस वाटर में नहीं बदल जाता, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा डेल्टा टी का मान 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे आप करेंगे तो Q बराबर क्या होगा 0, इसका मतलब कोई हीट सप्लाई नहीं किया गया। इसलिए जहां पर ऐसी कंडीशन आता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर फेज चेंज हो रहा है,
वहां पर जो हम लोग ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, वहां पर लगाएंगे Q बराबर M इंटू एल। ठीक है, तो M इंटू एल। अब यहां से देखिए L बराबर कितना हो रहा है, Q अपान M, और ये है क्या, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। ठीक है, अब यहाँ पर डिफिनेशन अभी हम लोगों ने क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या रिजेक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। या देखिए हीट का कितनी हीट जरूरत है डिवाइडेड बाई मास है, तो पर केजी या पर ग्राम होगा, तो वो हमारा कहलाता है क्या, लेटेंट हीट कहलाता है। ठीक है, आप फार्मूले से भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो एल है, ये एल को लिखेंगे क्या, ये लेटेंट हीट ऑफ आइस किसको कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसको कहते हैं। देखिए यहाँ पर लेटेंट हीट, अब ये मेल्टिंग तो हो रहा है, 0 डिग्री आई से कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, तो मेल्टिंग हो रहा है, लेकिन लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग नहीं लिखते हैं। फ्यूजन का मतलब ये होता है क्या, मेल्ट कर जाना। जैसे कहा जाए बल्ब फ्यूज कर गया, तो जो फिलामेंट होता है वो क्या होता है, बीच में मेल्ट कर जाता है, तो फ्यूज कर गया, मेल्ट कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर आइस से कन्वर्ट हो रहा था क्या, वाटर, तो इसको मेल्टिंग को फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बर्फ, मतलब पानी की कंडीशन की बात हो रही है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हम लोग लिखेंगे एल एफ से, एल एफ मतलब फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, 80, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। और 1 ग्राम कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 10⁻³ kg। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो वहां से ग्राम कन्वर्ट कर लीजिए, 10⁻³ kg। तो कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग जल्दी से, 80 इंटू 4.18। ठीक है, आ गया, सॉरी 80 इंटू 4.18 आया 334, 334। और ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 10⁻³ है तो ऊपर जाएगा, 10 पावर कितना हो जाएगा, 10⁻³ इंटू 10⁻³ जूल पर केजी। और इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 334 किलो जूल पर केजी। ये क्या आ गया, एल एफ, किसके लिए, फ्यूजन। जब हमारा बर्फ पिघल रहा होगा किसमें, पानी में, तो उस दौरान कितनी लेटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी, 334 किलो जूल पर केजी। मतलब 1 केजी अगर बर्फ है तो कितने हीट की जरूरत पड़ेगी, कितने किलो जूल, 334 किलो जूल हीट की जरूरत पड़ेगी। तो उसमें जो हमारा आइस है वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, लिक्विड में। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, ये वैल्यू आप नोट कर लीजिएगा। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि वाटर है, कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर मतलब ये लिक्विड फेज, और कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड में। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, किस तापमान पर ये कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया पानी का, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप बताइए फ्रीजिंग पॉइंट जो बात कर रहे हैं हमारा, वो बन क्या रहा है, पानी से, लिक्विड से क्या बन रहा है, आइस, मतलब कि आइस कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर क्या, Q बराबर mc डेल्टा T लगाएंगे,
एम सी डेल्टा टी नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा टी की मान 0, क्यू बराबर 0 आ जाएगा। अगर डेल्टा टी एम सी इंटू 0 तो टोटल क्यू क्या आ जाएगा? क्यू बराबर 0, जो कि ऐसा संभव नहीं है। हम तो हीट सप्लाई करेंगे तभी तो हीट, अब यहाँ पर हीट सप्लाई नहीं किया जा रहा होगा, लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड। तो अगर आप हीट सप्लाई करेंगे तो ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, तो यहाँ क्या किया जा रहा होगा? हीट निकाला जा रहा होगा, हीट रिजेक्ट किया जा रहा होगा। इसीलिए देखिए डेफिनेशन लेटेंट हीट में क्या लिखा जा रहा था? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या रिजेक्ट, जरूर भी पड़ सकती है, निकाला भी जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? क्यू आर होगा, हीट रिजेक्ट किया जा रहा होगा। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ प्लस और माइनस लिखेंगे, हीट सप्लाई किया जा रहा है तो प्लस, हीट रिजेक्ट किया जा रहा है तो माइनस, वहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, तो कौन सा लगेगा? Q बराबर एम इंटू एल, एम इंटू एल। अब यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे? लेटेंट हीट ऑफ आइस, तो एल आइस, ठीक है। अब देखिए कितना होगा वैल्यू, अब आप बता सकते हैं भाई। हम 80 कैलोरी पर ग्राम जब हम हीट सप्लाई कर रहे थे तो हमको क्या बन जा रहा था? हमारा आइस से लिक्विड बन जा रहा था पानी, ठीक है। अगर उतना ही हीट हम इस लिक्विड अवस्था जो पानी है उसमें से निकाल लें तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। मतलब कहने का यह है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो चाहे लेटेंट हीट ऑफ आइस हो, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होगी कितना? 80 कैलोरी पर ग्राम। बस साइन का अलग अलग होगा, ये प्लस होगा एक माइनस। हीट सप्लाई किया गया तो प्लस हम लिख चलेंगे और हीट निकाला गया तो माइनस, ठीक है। तो इसको भी कितना हो जाएगा? 334 किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये हो जाएगा। ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी पूछा गया ये है, ठीक है। हेडिंग डालिए। बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने अभी देखा था, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। मतलब कि ये वाटर है, कौन सी अवस्था है? लिक्विड। बनाना क्या है? वेपर। मीन्स भाप या गैस। लिक्विड हमको भाप या गैस बनाना है, तो आप बताइए हीट सप्लाई करना पड़ेगा कि हीट निकालना पड़ेगा? मान लीजिए हमने कहा कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी रखा हुआ है और प्रेशर की कंडीशन क्या है? ये सब चीजें जो बातें हो रही हैं वायुमंडलीय दाब पर, ये चीज विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 2 वायुमंडलीय दाब पर कितना है, तब कभी भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा। तो यहाँ पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है? अगर प्रेशर वायुमंडलीय दाब की बात किया जाए तो कितना आता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल करने लगता है। कहा जाए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया वहां पर वेपर बन नहीं सकता। इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? हीट सप्लाई करना पड़ेगा। हीट सप्लाई मतलब क्यों? जब हीट सप्लाई करेंगे तो इसका तापमान क्या होगा? सबसे पहले बढ़ करके कहा जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जैसे ही पहुंच गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये इसमें उस तापमान तक पहुंच गया है जिसको हम लोग सैचुरेटेड लिक्विड कहते हैं। मतलब कि वो लिक्विड जिसमें से जस्ट स्टार्ट हो जाए वेपर बनना, उसे सैचुरेटेड लिक्विड कहते हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ये बनेगा हमारा क्या? वेपर। और यहाँ पर कितना होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा पानी का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने पर? एक वायुमंडलीय दाब पर। यहाँ पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। Q बराबर mc डेल्टा टी नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? Q बराबर ml लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखें? L लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग, ऐसा नहीं लिखते हैं, वेपर बन रहा है इसलिए इसको लिखते हैं LV। तो Q बराबर mLV, जहां पर LV क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप लिख लीजिए स्पेलिंग, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, VAPOURISATION वेपराइजेशन। तो यहाँ पर LV, तो पानी के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना लिया जाता है, जो भी वैल्यू आई कैलकुलेट किया गया, तो वैल्यू आता है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको भी, 540 इंटू 4.18 जूल पर ग्राम को बदल दीजिए केजी, 10⁻³ केजी। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा 540 इंटू 4.18 आ रहा है 2257। ठीक है, 2257, 0.2 आ रहा है, 0.2 घटा देंगे हम लोग, इतना इंटू 10⁻³ जूल पर केजी, यही हो जाएगा 2257 किलो जूल पर केजी। ये आ गया LV। ठीक है, तो इस चीज को हमको याद रखना है, किसी भी रूप में ये पूछा जा सकता है, कभी कभी डायरेक्ट यही 540 पूछ लिया गया। ठीक है, कैलोरी पर ग्राम, तो 4.18 से गुणा कर दिए तो जूल हो गया, बाकी डिवाइडेड बाय 10⁻³ कर दिए तो एक जो ग्राम था वो केजी बदल गया, तो ये आ गया। ठीक, तो अभी एक नोट में डाल के हम लोग लिख लेते हैं कि जो चीज़ हम लोगों ने लिखा है, कंक्लूजन हमारा, इससे जो निष्कर्ष निकलता है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, नोट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पानी का कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, किस पर, एक वायुमंडलीय दाब पर। एक वायुमंडलीय दाब पर, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब पर। तीसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ water, boiling point of water is 100 degree centigrade at 1 atmospheric pressure, एक वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, चौथा पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF बराबर 80 कैलोरी पर ग्राम बराबर 334 किलो जूल पर केजी। पांचवा पॉइंट, लेटेंट हीट दोनों एक साथ में दें, लेटेंट हीट ऑफ आइस या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक ही बात होगा। पांचवा पॉइंट है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या हमने पानी से बना दिया वेपर, वेपर से क्या पानी नहीं बना सकते, बना सकते हैं, हीट को निकालना पड़ेगा, या उसे कहते हैं कंडेंसेशन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, संघनन कहते हैं, संघनन जिसको कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर डिनोट करेंगे LV या LC। LC मतलब कंडेंसेशन, ये कितना होगा 540 कैलोरी पर ग्राम या
2257 किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। आगे हम लोग न्यूमेरिकल यूज करेंगे और लेटेंट हीट जब भी बात आए तो क्यू बराबर हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, ml, क्यू बराबर mc डेल्टा टी नहीं लगाएंगे। ये रहा फेज चेंज या चेंज ऑफ स्टेट से जो भी हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इनका एप्लीकेशन कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ रखा है और उसको 100 डिग्री का वेपर बनाना है तो टोटल कितने हीट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन रहता है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि कहाँ किस पॉइंट पर कि mc डेल्टा टी लगाना है, किस पॉइंट पर m इंटू एल लगाना है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।